आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। किसी भी देश की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि देश के जो अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो देश का नागरिक है, वो स्वस्थ रहे। और बहुत बड़ी कह सकते हैं किरदार रहता है जो हमारे देश के अंदर अस्पताल हैं और जो मेडिकल सेक्टर है उसका दुरुस्त रहना, तभी किसी भी देश की प्रगति या फिर देशवासियों की प्रगति हो सकती है। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर ऋचा शर्मा जी, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ डॉक्टर होने के साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मैम, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। नमस्कार मैम, जैसे कि सब जानते हैं जो देश में मेडिकल सेक्टर है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का या फिर देश का या नागरिक का जो भी गतिशील उसका रहता है या जिंदगी में आगे अगर उसको बढ़ना है तो उसका स्वास्थ्य बहुत मैटर करता है उस चीज़ में। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, आपको क्या लगता है, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, तो आपके द्वारा आप क्या कहेंगी, किन किन चीज़ों में देश के अंदर मेडिकल सेक्टर के अंदर और ज़्यादा काम की ज़रूरत है या किन किन सेक्टर्स में और काम होने चाहिए? क्या आपको लगता है इसके बारे में? हाँ, थैंक यू मोन्टू जी। मेरा मानना है कि जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, वो ग्रो तो कर रही है, बट वो एक सीमित एरिया में कर रही है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में है, बड़े शहरों में है, बट जो हमारे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ तक ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती। मेन है कि जैसे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई सुविधाएं मौजूद हैं। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट कोई स्टार्ट भी करती है सेवाएं, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। बिकॉज अगर लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो वो आगे सोच ही नहीं सकते। तो हमारा जो बेसिक है, ये हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। एंड स्पेशली जैसे अभी कोरोना टाइम्स हैं, लोग उसका पालन करते हैं या उनको आगे कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कुछ प्रिकॉशंस ली जाती हैं, मीन्स ये अवेयरनेस में आता है। बिकॉज इस तरह के काफ़ी सारे पैंडेमिक्स आ सकते हैं, इस तरह की इमरजेंसीज आ सकती है। या रूटीन में भी देखा जाए, जैसे महिलाएं हैं, जो सेंसिटिव वर्ग है हमारा, जैसे जो प्रोन रहता है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या इवन हमारे बुजुर्ग हैं, और जो हमारा वर्किंग क्लास है। एंड जो उसमें भी आ जाता है कि वो एजुकेटेड हैं कि अनएजुकेटेड हैं। जो एजुकेटेड हैं उनके हेल्थ जो है वर्क प्लेस पे, जैसे एम्प्लॉयज़ का केयर करना या फैक्ट्री वर्कर्स है उनका केयर करना, या छोटे जो भी संस्था में लोग काम करते हैं। महिलाओं में जैसे गर्भ का जो है उसमें क्या फैसिलिटीज़ रहती है, जैसे अभी भी काफ़ी सारी जगहों में लोग घरों में डिलीवरीज करवाते हैं। हालांकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बट स्टिल कुछ जगह ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो एक वो छोटी चीज़ होती है जो आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप धारण कर सकती है। बिकॉज अगर चीज़ें स्मूथ चल रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो नहीं संभल पाए तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम। सिमिलरली जैसे फीमेल्स हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, हर महीने उनको माहवारी आती है, बट जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उन्हें पता नहीं होता है। हो सकता है वो कपड़ा यूज़ करें, हाइजीन प्रॉपर फॉलो ना करें, जिसकी वजह से क्या इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि इन्फेक्शन सेप्सिस इतना बढ़ जाए कि उनके फर्दर जो फ्यूचर फर्टिलिटी मीन्स आगे जब उनकी उम्र बढ़ेगी, प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस हैं वो घट जाती हैं। सेम वे जैसे हमारे दूसरे प्रोन ग्रुप आ जाता है, जैसे ओल्ड एज है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी केयर नहीं होती, या कुछ बुजुर्गों को लोग घर में पेरेंट्स को केयर नहीं करते या किसी कारण से वो अकेले रह जाते हैं, तो उनको केयर करने के लिए भी एक हेल्थ केयर में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसे कवर्स होने चाहिए। दैट इज द थिंग। एंड स्पेशली जैसे मैं इनफर्टिलिटी में हूँ, अभी जैसे लेटेस्ट ART बिल है, उसमें चेंजेस आ रही है, सरोगेसी है। सो ये काफ़ी सारे इस तरह के सेंसिटिव इशू हैं जो मुझे लगता है कि लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें प्लान करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमारा हेल्थ सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा एंड जन जन तक पहुंचता है, तो ही उसका हमारा जो है काम का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। जैसे देश के अंदर कई बड़े हमने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अस्पताल हैं। अगर देश की राजधानी की बात करें तो तमाम अस्पताल यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोगों की शिकायत रहती है। अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो ज़मीनी स्तर पे देखा ये गया है कि सरकारी अस्पतालों में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कई पॉलिसीज़ बनी हैं, सरकारों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, इम्प्लीमेंट जो कहा जाए कि होना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पे देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है सरकारी अस्पतालों में जो ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और क्या समस्याएं हैं
जो लोगों को देखनी पड़ती हैं, और किन किन चीज़ों पे सरकारी अस्पतालों को खास तौर पे, क्योंकि प्राइवेट में सारी सुविधाएं पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा है देने के लिए तो आप इलाज करा पाएंगे। एक आम आदमी जो है वो सरकारी अस्पताल में जाता है देश का, तो वहां पे किन किन समस्याओं का एक कॉमन मैन को सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें जैसे एक ही हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डिलीवरीज होती हैं, हो सकता है उसमें पर डे, जैसे हमारे टाइम में 120 इतनी डिलीवरीज भी होती थी, 25-30 सिजेरियन हो रहे हैं। तो जो पेशेंट का लोड है और जो बेड फैसिलिटी है, जो उनको प्रोविजन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, वो इतना कोप अप नहीं होता है। एंड दूसरा आ जाता है कि डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं जाके वो घट जाती है, बिकॉज वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। हम कहीं ना कहीं जाके एक तरह से डॉक्टर्स के पास जॉब्स नहीं है, काफी सारे जॉबलेस बैठे हैं, जो दूसरी साइड है वहां पे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो दैट इम्बैलेंस इज देयर। आई थिंक वो बैलेंस से क्रिएट करना चाहिए कि जितनी डॉक्टर्स बनते हैं या जितने पेशेंट हैं उनका जो रेशियो है वो एक मैच करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे सभी डॉक्टर्स एक्यूमुलेट हो गए एंड वहीं दूसरी जगह जो है वहां पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स काफी स्ट्रांग रहती हैं तो ऑब्वियसली लोगों को प्राइवेटाइजेशन या उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें जितनी पब्लिक है उसे कवर करना है। बिकॉज हमारी जो 70-80% जनता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाती है। सो ऑब्वियसली दैट थिंग शुड बी कंसिडर्ड, टेकन केयर ऑफ। जी, एक अभी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो BAMS डॉक्टर्स होते हैं उनको सर्जरी की अनुमति दे दी गई है। तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं किसी पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हर जो एक प्रोफेशन होता है या पैथी है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है। एंड आयुर्वेद हमारा काफी जो एक बेसिक है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बट हर किसी का अपना रोल रहता है। लाइक हमें पैथीज को मिक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका एक अपना वैल्यू है, एलोपैथी का अपना वैल्यू है। अगर हम चीजों को मिक्स करेंगे तो दैट विल एड टू मोर कंफ्यूजन, बिकॉज अल्टीमेटली देन वी आर गोइंग नो वेयर। सो आई थिंक जो भी एक पैथी है उसकी अपनी महत्वता को मेंटेन करते हैं, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करते हैं, सबको अपनी डायरेक्शन में पैरेलल काम करना चाहिए। अल्टीमेटली उनको उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो स्पेशलिटीज है, उनको यूटिलाइज करना चाहिए लोगों के हेल्प के लिए, ना कि टू मेक पीपल मोर कंफ्यूज्ड। बिकॉज अगर आप एक लाइन में आपने काफी साल से उसमें काम किया है तो सडनली आप दूसरे में शिफ्ट करके यू कैन नॉट टेक ओवर। आई थिंक इससे क्या होगा, एक तो इलीगल प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, जैसे सरोगेसी में इतना मेसअप हो गया, एंड दूसरा कि इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अभी तो हमें नजर नहीं आ रही हैं, बट जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स आएंगी देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ए हार्मफुल डिसीजन। क्योंकि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सर्जरी का कोई भी कह सकते हैं तजुर्बा नहीं होता, यही मेन रीजन है जिसका? वो भी एक रीजन है, बिकॉज अगर आप उस फील्ड में आपने कभी काम ही नहीं किया, आपकी उस हिसाब से ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तो कोई मतलब नहीं है कि आप उस फील्ड में सडनली जंप करें, एंड देन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो एक आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो एक कॉमन हो, जिसमें महिलाएं, बच्चे जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, या कुछ अगर शॉर्ट में आप देना? हाँ, मेरा मानना है कि जो अवेयरनेस है, जो एक जानकारी है कि आपको जागरूक होना चाहिए अपने राइट्स के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, बिकॉज पेशेंट्स एज पब्लिक वी हैव अ राइट टू एवरीथिंग, वी हैव राइट टू हेल्थ, वी हैव राइट टू सर्वाइव, वी हैव राइट टू एजुकेशन। सो आपको एक अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो अगर आपके सामने वो फैसिलिटी है भी है, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच आई थिंक इट शुड बी देयर। सो जैसा कि आपको बताया, ये डॉक्टर ऋचा शर्मा थी, सीनियर स्पेशलिस्ट IVF की। तो उन्होंने अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार रखे हैं, और देश की जनता के लिए संदेश भी दिया है कि आपको अवेयर होना चाहिए, और चीज़ों को जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है सरकार द्वारा, वो आप अवेल उसको कर सकें। सो अगली ही अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।